हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का जीव जगत के बारे में। तो इस चैप्टर को मैं बहुत बारीकी से समझाऊंगा और थोड़े थोड़े मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखना है और एक नोट्स जरूर बनानी है। और पढ़ते वक्त आपको किसी भी चीज़ का डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, साथ में एक बॉटल पानी लेकर बैठना, ठीक है। तो चलिए आज का इस टॉपिक हम शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं, जीव जगत। तो चलिए बेटा, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है प्राणी जगत, ठीक है। तो हम लोग जब पढ़ेंगे प्राणी जगत, क्या पढ़ेंगे? प्राणी जगत, ठीक है। तो देखिए वैसे तो बाल रखने का मुझे कोई शौक भी नहीं है, लेकिन इस टाइम थोड़ा सा फीवर होने के कारण मैंने अपने बाल को हटवा दिया है और डॉक्टर ने भी यही सजेस्ट किया कि आप अपने बाल को हटवा दीजिए, ठीक है। इसके बाद जब हम प्राणी जगत पढ़ेंगे, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जब प्राणी जगत पढ़ेंगे तो उससे पहले हमको प्राणी जगत के बारे में थोड़ा सा उसके पहले के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि जीव विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। जीव विज्ञान मतलब कि अब हम लोग थोड़ा सा बायोलॉजी के बारे में समझेंगे, बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान, ये दो वर्डों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायो, एक होता है लॉजी या लॉगस, ठीक है। बायो का अर्थ होता है बेटा लाइफ या जीवन, और जहाँ पर भी लॉजी शब्द आता है या लॉगस शब्द आता है उसका मतलब ये होता है टू स्टडी। क्या होता है? टू स्टडी, मतलब कि जीवन के बारे में अध्ययन करना। क्या होता है? जीवन के बारे में अध्ययन करना ही बायोलॉजी होता है। अब बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जो शब्द था, ये सबसे पहले इस शब्द को किसने दिया? तो इस शब्द को सबसे पहले किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविनेरस ने, ठीक है। ये पूछा जाता है और जीव जगत पढ़ने से पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, लैमार्क और ट्रेविनेरस ने, ठीक है। यदि आप लोग पढ़े हैं तो नीचे कमेंट करिए और बताइए, ठीक है, कि कौन सा टॉपिक है नहीं समझ आ रहा है। अभी तो थोड़ा सा फीवर है, इस वजह से, है ना, कहते हैं फुल जोश अभी नहीं है अंदर से, ठीक है, लेकिन अभी पढ़ा रहा हूँ। इसके बाद जब कुछ अगले टॉपिक्स आएंगे ना, बहुत बेहतर तरीके से क्लियरली समझाऊंगा, ठीक है। तो इस शब्द का प्रयोग लैमार्क और ट्रेविनेरस ने किया। हम लोग जानते हैं जो बायोलॉजी है, जो जीव विज्ञान है, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी, ठीक है। हम लोग इतना ही जानते हैं, लेकिन पता है बायोलॉजी की जो शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो लगभग 63 से भी ज़्यादा ब्रांचेस पाई जाती हैं, ज़्यादा ब्रांचेस हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी के बारे में, ठीक है। जूलॉजी क्या होता है? जू का मतलब होता है, हम लोग जाते हैं ना जू क्या होता है? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में हम लोग क्या देखने जाते हैं? जीव जंतुओं को देखने जाते हैं। तो जूलॉजी का मतलब जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। और दूसरा है बॉटनी का मतलब वनस्पति। एक को याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, है ना। हम लोग ऐसे ही करते थे, मैं जब पढ़ता था ना तो एक को याद कर लेता था, दूसरा उसका उल्टा या सीधा कैसे भी करके वो याद ही हो जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे जूलॉजी मतलब कि जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या किया जाता है? जिसमें जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग बोलेंगे जूलॉजी या जंतु विज्ञान, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान को सबसे पहले किसने दिया? जंतु विज्ञान के जो जनक हैं उनको बोला जाता है अरस्तु को। किसको बोला जाता है बेटा? अरस्तु को। अरस्तु कौन है? अरस्तु जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक हैं, जूलॉजी के फादर माने जाते हैं। और जो अरस्तु है ना, वो जीव विज्ञान के भी जनक माने जाते हैं। किसके? जीव विज्ञान के जनक, मतलब कि जीव विज्ञान के जनक और जंतु विज्ञान के जनक को अरस्तु को ही माना जाता है। और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान का जनक बेटा किसको माना जाता है? थियोफ्रेटस को, थियोफ्रेटस को, ठीक है। थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि अरस्तु को हम लोग एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा, एरिस्टोटल, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फीवर है, इस वजह से थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से आप लोग भी थोड़ा कोऑपरेट करिए और भगवान से एक बार कृपा करिए कि मैं जल्द से जल्द रिकवर हो जाऊँ, जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, ताकि आप लोगों को बेहतर से बेहतर पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्राणी जगत के आगे कि सजीव जगत क्या होता है, सजीवों के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे जीव जगत।
अब जीव जगत में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे, जो जीव, आखिरकार ये जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, हम कैसे पहचान पाते हैं कि इनको ये जीव हैं। अब ये मार्कर है, हमने इस मार्कर को क्यों नहीं कह दिया कि ये जीव है। ये मेरे पास, ये मैंने माइक टांग रखा हुआ है, मैंने इस माइक को क्यों नहीं कह दिया कि ये जीव है, बताइए। तो इनके बीच में, सजीव और निर्जीव के बीच में कुछ पहचान होती है। तो हम लोग क्या समझेंगे इधर, सजीव जगत के बारे में। जीव जगत से पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानेंगे सजीव यानी कि लिविंग के बारे में। लिविंग क्या होती है, सजीव। हम लोग बेसिकली गांव की भाषा में, आम भाषा में बात करते हैं कि जिसमें जान हो उसे सजीव कहते हैं, बोलते हैं ना, जिसमें जान हो उसको सजीव कहते हैं, है ना। फिर लिखेंगे जो चल सकता हो, है ना, जो चल सकता हो उसे सजीव कहते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या। लेकिन आप लोग पढ़ रहे प्राणी जगत, तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट बताना होगा कि एग्जैक्ट सजीव क्या होते हैं। आपको ऐसे नहीं बताना, मतलब कि जो चल सकते हैं, मतलब कि मार्कर भी तो चल सकता है, देखना अभी यहाँ पे है, कल वहाँ बाद में वहाँ बेंच में पहुँच जाएगा, जब खराब हो जाएगा डस्टबिन में चला जाएगा, ये भी तो चल रहा है ना, इसको सजीव बोलेंगे क्या, नहीं। तो इसकी हम लोग एक डिफिनीशन पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बारीकी से, कि आखिरकार जो ये लिविंग्स होते हैं, ये सजीव होते हैं, ये क्या होते हैं। सॉरी, देखो फीवर था मुझको, और आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में 1-2 लेक्चर हुआ था, उसके बाद से मैंने अपना सर वो करवा दिया है, क्योंकि फीवर की वजह से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया था अंदर, इतना ज़्यादा सर इतना दर्द कर रहा था, इस वजह से मैंने हटवा दिया। और बाकी तुम लोग बताओ, अच्छा हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, देखना अच्छे से देखो, इधर भी देखो, इधर भी, बताओ हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं, बताना। बाल जब बाल थे यार तब तो हैंडसम लग ही रहा था, तब तो तुम लोगों से पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, 11th में हम इसको मिटाते हैं और हम पढ़ेंगे जो सजीव जगत होता है वो हम लिखेंगे कि सजीव कोशिका के बने होते हैं। किसके बेटा, सजीव कोशिका के बने होते हैं। अब ये सजीव जगत में हम यही पढ़ेंगे कि सजीव कोशिका के बने होते हैं। अब हम लोग कोशिका के बारे में जान लेते हैं। अगर अब आज से, क्योंकि देखो बेटा 11th और 12th को मिला करके आप नीट में जाएंगे, जब आप नीट की प्रिपरेशन करेंगे, तो इसलिए आप का जो 11th है उसको तैयार करिए बहुत बेहतर तरीके से, और 12th को भी तैयार करिए, ताकि आप जब नीट का एग्जाम देने जाए तो उसको फोड़ के आए, ठीक है। तो देखिए लिविंग्स क्या होते हैं कि सजीव कोशिका के बने होते हैं। कोशिका बोले तो क्या, कोशिका को इंग्लिश में बोलते हैं सेल। सेल क्या होती है, सेल क्या होती है, कोशिका क्या होती है, जिससे सजीव बने होते हैं। सजीवों की छोटी छोटी इकाई, समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। जैसे जल होता है, जल किसका बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो जल बनाता है, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बन जाता है। इसी तरह मनुष्य का शरीर कैसे बनता है, कोशिका के मिलने से बहुत ढेर सारी कोशिकाओं के मिलने से मनुष्य का शरीर बनता है। इसके बाद हमने देखा लिविंग्स क्या होते हैं, वो कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कोशिका क्या होती है। तो आप लोगों ने 10th या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है बेटा, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई होती है। अब आधारभूत से क्या मतलब होता है, मतलब कि इसी में जीवन चलता है, कोशिका में ही। अगर आपसे पूछा जाए कि जो जीवन होता है जीवों में किधर चलता है ना, जान किधर रहती है, लोग बोलते हैं इसका जी निकल गया, आखिरकार तेरा जी किधर है, जी कहाँ होता है, कोशिका में। तो कोशिका क्या होती है बेटा, कोशिका होती है जीवन की आधारभूत इकाई होती है, ठीक है। अब कोशिका की खोज आप लोग देख लीजिए, कोशिका की खोज किसने किया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है। अब आप कोशिका के बारे में पढ़े होंगे तो आपको ये भी पता होगा कोशिका ऐसा कुछ बना होता है। इसके अंदर एक केंद्रक होता है ना, केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है ना, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। ये आप पढ़ेंगे कि नहीं कोशिका, और ऐसे कोशिका में निकले रहते हैं दूसरी कोशिकाओं से जुड़ने के लिए, जिनको प्लाज्मिड बोला जाता है, ठीक है। तो कोशिका जो है उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। अब आप पूछेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, क्योंकि जो कोशिका है वो
हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं कि हम ऐसे आंख देखें ऐसे ऐसे करके कोशिका हमका दिख जाए, नहीं देख पाएंगे। बताओ, हमारी स्किन में सोचो यहाँ पे त्वचा में कोशिका है, इसको हम लोग देख पाते क्या इसे? ओ ये कोशिका है, ये दिख रहा है, पानी इसका दिख रहा है, ये केंद्रक दिख रहा है, डीएनए दिख गया, गुणसूत्र दिख गया, ऐसे होता है क्या? देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना। फिर क्या करेंगे हम लोग सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करेंगे ऐसे, और ऐसे किसी के सामने मत कर देना, नहीं पता क्या होता है आंख मारना। तुम लोग जानते हो यार, तुम लोग तो मुझसे ज़्यादा ट्रेंड होगे ना, ज़्यादा पढ़े लिखे हो इस बारे में, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका जिसको हम लोग देख सकते हैं, वो एक कोशिका का होता है, वो होता है, क्या होता है? नीचे कमेंट करो, शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। जो बेटा शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो इस पृथ्वी का सबसे बड़ा कोशिका है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका है आपकी माइकोप्लाज्मा। क्या है बेटा? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछेगा कि कोशिका सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो बताओगे शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी तो बताओगे माइकोप्लाज्मा। अब ये तो हुआ मतलब कि मनुष्य की तो बात हुई नहीं। अब मनुष्य में देखा जाए, मानव की सबसे बड़ी कोशिका, जो मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी कोशिका होती है, जिसको हम लोग मतलब देख सकते हैं, है ना, जिसको हम लोग देख सकते हैं, इस बड़ी कोशिका को देख सकते हैं बस। अब वो सबसे बड़ी कोशिका होता है मादा का अंडाणु। जो बेटा अंडाणु होता है हम लोग उसको देख सकते हैं क्योंकि वो बड़ा होता है, लेकिन वो अंदर रहता है, इस वजह से हम लोग नहीं देख पाते। अगर उसको बाहर निकाला जाए तो हम लोग देख सकते हैं। और सबसे छोटी कोशिका मनुष्य के अंदर जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं वो होता है शुक्राणु। क्या होता है बेटा? शुक्राणु, जो कि कहाँ पर बनता है? पुरुष में। तो क्या आप लोग मुझे बताएंगे कि स्पर्म को बनाने वाली कौन सी सेल होती है जो सेल स्पर्म को निर्माण करती है, स्पर्म को बनाती है? नीचे कमेंट करिए तुरंत। इसके बाद सबसे छोटी कोशिका हुआ शुक्राणु। अब हम लोग देखेंगे मनुष्यों की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? सबसे लंबी, है ना। सबसे बड़ी छोटी तो पढ़ लिया, लंबी भी पढ़ लेते हैं। सबसे लंबी कोशिका बेटा कौन सी होती है? वो होती है तंत्रिका कोशिका। क्योंकि आपको पता है कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में तंत्रिका का जाल बिछा हुआ है, तंत्रिका तंत्र का एक जाल बिछा हुआ है जो क्या करता है, पूरे शरीर में सिग्नल्स को ले जाता है ब्रेन तक, फिर रिसीव कराता है बॉडी के हर एक अंग तक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कोशिका के बारे में कुछ थोड़ा सा एक मतलब डायग्राम, जो कि हम लोग सजीव पढ़ रहे थे उसके बारे में। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि इस चीज़ का, यानी कि इस टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेना है। तो आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। तो मैं इसको यहाँ तक, इसको नीचे तक मिटाता हूँ, ठीक है। तो देखो, जो स्क्रीनशॉट लेने को मतलब बोल दूँ मैं, उसको ले लिया करो, ठीक है। और उसको लेने के बाद ऐसे छोड़ मत दिया करो, स्क्रीनशॉट तुम्हारे में पड़ी रहे, ठीक है। उसको क्या करोगे? कॉपी पेन में लिखोगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, हमने तो कहा कि कोशिका जो होती है वो जीवन की आधारभूत इकाई होती है, मतलब कोशिका के अंदर जीवन चलता है। लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि कोशिका के अंदर किधर जीवन चलता है। कोई एक अड्डा होगा, जैसे घर का, हम लोग बाथरूम जाते हैं घर में, तो किधर जाएंगे? किचन में जाके कराएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना, बताइए। बेडरूम में करेंगे? नहीं करेंगे। किधर जाएंगे? बाथरूम में जाएंगे ना। तो इधर ऐसे भी है, कोशिका में किधर जीवन चलता है? तो वो जीवन चलता है जीव द्रव्य में। कहाँ पे चलता है बेटा? जीव द्रव्य में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा? जीव द्रव्य को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। मतलब कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसी के अंदर जीवन चलता है। अब हम लोगों ने देखा इस कोशिका को, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म के अंदर कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं? सबसे पहले हमने देखा कोशिका। अब कोशिका के बाद क्या है? कोशिका को एक आवरण से देखिए ग्रीन कलर का ढका हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं बेटा? कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली की जब हम अंदर घुसते देखते हैं कि कुछ, देखिए पानी तरह का, ये पानी ही है यार, ये जो पानी तरह का कुछ भरा हुआ है, जिसमें गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब तैरते रहते, भागते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो वो क्या पानी है? उस पानी को हम लोग, देखिए मैं पानी है ना, इधर पानी मत बोलना किधर, नहीं तो है ना गलती हो जाएगी। तो इधर पानी नहीं बोलना है, इसको क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। अब देखिएगा जीव द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अंदर, ये फिर एक गोला गोला है, इसको हम लोगों ने बोला केंद्रक।
द्रव। अब सजीवों में क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जीव द्रव्य होता है, और हम जीव द्रव्य को क्या बोलेंगे, जीव द्रव्य क्या होता है, जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जीव द्रव्य कहलाता है। मतलब कि जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के अंतर्गत जीवन की क्रियाएं किधर किधर होती हैं, तो हम लोग पहला देखेंगे, दूसरा देखेंगे, तीसरा। पहला हमने देखा कोशिका झिल्ली, तो ये कोशिका झिल्ली पहला ऑप्शन आएगा, कोशिका झिल्ली। इसके बाद आएगा कोशिका द्रव्य, इसके बाद आएगा केंद्रक। मतलब कि कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक सब मिला करके हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। और जीव द्रव्य क्या होता है कि जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं, जीवन की सभी जीवित क्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। अब जो ये जीव द्रव्य होता है जिसमें जीवन की क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं जीव द्रव्य। जिसमें जीवन की क्रियाएं होती हैं उसको हम लोग बोलेंगे जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य के अंदर ऐसा होता क्या है जिसके अंदर वो क्रियाएं होती हैं, जीव द्रव्य के अंदर होता है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होती हैं बेटा, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। जीव द्रव्य के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिसके कारण से जीवन चलता है, जिसके कारण से हम सजीवों की पहचान लगा सकते हैं। अब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पे हम लोग डिटेल तो पढ़ेंगे नहीं। जैव रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती, जैसे कि आपने सुना है उपापचय क्रिया, सुना है ना। उपापचय का मतलब होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन, सुना है ना। और उपापचय के दो भाग होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है अपचय होना, एक होता है उपचय होना। बताइए उपापचय आपने सुना है, अपचय और उपचय। अपचय को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। उपचय को बोलेंगे हम एनाबॉलिज्म, है ना। ये होता है, मतलब कि जीवन की क्रियाएं जीव द्रव्य पे होती हैं, जीव द्रव्य में जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं। जैव रासायनिक क्रियाओं के हम लोग उपापचय कहते हैं, और उपापचय के अंतर्गत दो क्रियाएं होती हैं, अपचय और एनाबॉलिक। मतलब कि एक जो रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शन के कारण ही हम सजीवों की पहचान लगा सकते हैं। तो बताइए इतना सब समझ में आया कि नहीं, कोशिका के बारे में, जीव द्रव्य के बारे में, बताइए समझ आया ना। अब मैं क्या करूंगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं इसको मिटा के अब हम लोग आगे बात करेंगे सजीवों का अगला लक्षण। तो ये क्या था बेटा, ये सजीवों का लक्षण था, है ना। इसको हम पहचान सकते हैं, ये सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण है। अगर आपको पता चल गया कि इस सजीव के अंदर कोशिका है, कोशिका यानी कि इस सजीव के अंदर सेल है, तो आप बता सकते हैं बिना कुछ रोके टोके, आप बोल सकते हैं कि ये सजीव है। ठीक है, आप लिख के दे सकते हैं, इसमें ताम्रपत्र में। ठीक है, मिटा दो इसको, तो तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। और देखो स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको नोट्स बनाना है, और नोट्स बना के इंस्टाग्राम पे मेल करना है, मैसेज करना है टैग करके। ठीक है, इंस्टाग्राम क्या होता है जानते हो ना, चलाते तो बहुत हो गए, लड़कियों से बतियाने के लिए तुम लोग, है ना, कतई दुष्ट हो रहे हो। इंस्टाग्राम फेसबुक यार बहुत लोग चलाया करते ना, तो तुम्हें पता नहीं रहता कि ये लड़की है, लेकिन लोग बतियाते रहते, फिर भी लगे रहते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है सजीवों का कि जिसमें वृद्धि होती है, जो बड़ा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सजीव है। अब वृद्धि से क्या अर्थ होता है कि जीव का जो शरीर होता है, वृद्धि का मतलब जैसे मैं छोटा था तो 5 किलो का था, अब आज बड़ा हूँ तो कितने 50 किलो का हूँ, 50 का हो गया हूँगा। बताइए आप लोग ऐसे मुझे अंदाज करके बताइए मैं कितने किलो का हूँगा, नीचे बताइए, जल्दी कमेंट करिए, तुरंत अभी करिए, बताइए कितने किलो का हो गया हूँगा। मतलब कि जो जीव का वृद्धि के साथ साथ, वृद्धि को क्या बोलते हैं, जीव का भार बढ़ना। क्या होता है, जीव का भार बढ़ना। जीव का भार बढ़ना क्या होता है, वृद्धि होता है। और वृद्धि के साथ साथ अब जब जीव का भार बढ़ेगा तो भैया क्या होगा, कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। क्या होगा, कोशिका की संख्या भी बढ़ेगी। अगर किसी भी चीज़ में वृद्धि होगी, सजीवों में, सजीव किसका बना है, कोशिका का। अब जब उसका भार बढ़ेगा, वो धीरे धीरे बड़ा होगा,
तो क्या होगा, कोशिका की उसके अंदर संख्या भी बढ़ेगी, और जब कोशिका की संख्या बढ़ेगी तो वो बड़ा होगा, मतलब कि उसका भार बढ़ेगा। बताइए, समझ आया वृद्धि से। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो सजीवों का अगला लक्षण है वो होता है प्रजनन। हम लोग बोल देते हैं कि जिसमें प्रजनन होता है उसे हम सजीव कहते हैं, है ना, कहते हैं ना। अब देखिए प्रजनन क्या होता है, प्रजनन या जनन। जनन क्या होता है कि अपने समान, क्या होता है, अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता, संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन या जनन कहते हैं। ठीक है, प्रजनन को हम लोग जनन भी कहते हैं। ठीक है, कभी है ना वो मत होइएगा, प्रजनन को जनन भी बोलते हैं। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रजनन। ठीक है, अब आपको पता है कि जब अपने समान संतान कब उत्पन्न होगा, जब एक नर होगा एक मादा होगा। यार खांसी भी आ रही है, बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है अभी भी ना, लगता है कोरोना हुआ है। कोरोना की जांच एक गई है मेरी इलाहाबाद, अब उधर से जब कुछ आएगा, रिप्लाई आएगी जब जांच, तब पता चलेगा क्या है मुझे। बाकी वैसे भी मैं क्वारंटाइन ही हूँ, अपना अलग कमरे में रहता हूँ। नर क्या है, नर में बनेगा आपका शुक्राणु, ठीक है, और मादा में क्या बनेगा, अंडाणु। और जब इनका क्या होगा बेटा, इनका जब निषेचन होगा, निषेचन के बाद जब ये भ्रूण बनाएंगे, क्या बनाएंगे, भ्रूण, तो एक नया संतान उत्पन्न कर देंगे वो जनन के कारण। ठीक है, अब क्या हम लोग जानेंगे कि जो प्रजनन होता है वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, जिसमें जनन हो, जो बच्चे पैदा कर देता हो, उसको हम लोग सजीव बोल देंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? तो ये क्या होता है, क्यों नहीं बोलेंगे, इसका ऑप्शन है अभी, क्योंकि देखिए सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। जो प्रजनन होता है ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, अब तो सजीवों का विशिष्ट लक्षण है क्या, है ना, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। प्रजनन क्यों नहीं है इसको देखेंगे। जैसे कि एक नर डंकी होता है, आप लोग सुने हैं नर डंकी, डंकी जानते हैं, डंकी गधा, क्या बोलते हैं, गधा, है ना, जैसे बोलते हैं ना, अबे तू गधा है एकदम से, है ना, डंकी गधा। और मादा हॉर्स, मतलब नर लिया गधा को और मादा लिया घोड़ा को, है ना, हॉर्स को। ठीक है, अब इनको जब आपस में क्रॉस कराया गया, है ना, इनको आपस में निषेचन कराया गया, निषेचन कराने के बाद एक नई संतान मिलती है, उस संतान को हम लोग बोलते हैं खच्चर, या इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल। और ये जो खच्चर पैदा होता है, ये खच्चर प्रजनन नहीं कर सकता है, प्रजनन नहीं कर सकता है, समझिए। तो अब जब मतलब कि सजीव होने के साथ साथ जो खच्चर है बेटा, ये सजीव है, लेकिन सजीव होने के साथ साथ भी ये प्रजनन नहीं कर सकता है, इसलिए हम प्रजनन को या जनन को हम लोग विशिष्ट लक्षण नहीं मानेंगे। अब जैसे इधर ही, अब इसको बदल दीजिए, ये हॉर्स नर ले लेते हैं, अब इधर नर, इधर मादा। अब इधर हमने नर को क्या लिया था, डंकी, अब इधर नर को हम ले लेते हैं हॉर्स, और मादा को क्या लेते हैं, डंकी। मतलब नर घोड़ा, नर हॉर्स को और मादा डंकी को जब आपस में क्रॉस कराया गया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हिन्नी। आप लोगों ने सुना है ना, जो हिन्नाया करती है, हिन्नी, है ना, देखा तो मैं भी नहीं हूँ कभी, क्योंकि इधर देखने को ही नहीं मिलता, पता नहीं किधर होता होगा किधर, है ना, गूगल पे डालोगे दिखेगा। ठीक है, बताओ कितने लोगों ने हिन्नी को देखा है। जो हिन्नी होता है ना, ये भी जनन नहीं कर सकता, जनन नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो जनन होता है, प्रजनन होता है, वो सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ में आया? बताइए, यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी में लिखिए, और इसको अब मैं मिटाने जा रहा हूँ। अब हम लोग नया पढ़ेंगे संवेदनशीलता तथा अनुकूलन के बारे में। ठीक है, तो इसको मिटा रहा हूँ, इसमें नंबर वाइज डाल के लिखना, वृद्धि हो गया, प्रजनन हो गया, ठीक है, कोशिका हो गया, जीवद्रव्य हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यार कब सही से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, अब ये मिट चुका है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो सजीवों का अगला लक्षण है संवेदनशीलता तथा अनुकूलन। क्या है? संवेदनशीलता तथा अनुकूलन।
ठीक है। अब संवेदनशीलता क्या होता है, जैसे आप समझिए संवेदन, किसी भी चीज़ के प्रति हम संवेदित हो जाते हैं। जैसे धूप लगी, हम लोग एसी में घुस गए, ठंडी जगह पे चले गए, और अगर ठंडी लगी जैकेट पहन लिए, गर्मी ले लिए, मतलब हम लोग संवेदित हैं, हमको पता चल रहा है सभी बाहर के तापमान को, लोगों की भावनाओं को भी समझ लेते हैं। अगर गर्लफ्रेंड सही से बात नहीं कर रही है, मुंह उठा के बात कर रही, समझ गए कि पक्का इसका किसी न किसी और से अफेयर है। अगर रात को 2 बजे 12 बजे उसका फ़ोन बिजी आ रहा है तो आप तुरंत संवेदित हो गए, अच्छा बेटा ये किसी और से लगी हुई है, होता है ना। अगर लड़कियां लड़के के पास फ़ोन की 12 बजे बिजी आ रहा है, लड़की बोलेगी अच्छा बेटा 12 बजे कहीं पे लगा है ये, समझ गए ना। इसी को बोलते हैं संवेदनशीलता। जैसे हम लोग संवेदनशीलता में हम लोग एक पेड़ जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं छुई मुई, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टच मी नॉट। क्या बोलते हैं, टच मी नॉट। छुई मुई का एक पौधा होता है ना, उसको छू लेते हैं तो क्या करते हैं, पत्तियां सकोड़ लेती है, और जब उसको हम लोग नहीं छूते हैं तो क्या करती है, उसकी पत्तियां बाहर चली जाती हैं, ठीक है। उसका नाम है मिमोसा पुडिका, है ना, क्या नाम है उसका, मिमोसा पुडिका। जब आप लोग कभी अब छुई मुई का पेड़ छुओगे ना तो उसको पहले बोलना मिमोसा पुडिका, इससे क्या होगा, आपको ये नाम भी याद हो जाएगा। अब ये अनुकूलन क्या होता है, संवेदनशीलता क्या होता है, तो वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव करना संवेदनशीलता है। क्या है बेटा, वातावरण के परिवर्तनों का अध्ययन करना, वातावरण के परिवर्तनों का अध्ययन करना, के परिवर्तनों का अध्ययन करना क्या होता है, संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता मतलब जब वातावरण में बहुत ढेर सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, और उन चेंजेस का अध्ययन करना ही संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता समझ गए। अब समझेंगे अनुकूलन क्या होता है, ये हुआ आपका संवेदनशीलता। अब अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव करके शरीर में आने वाला परिवर्तन। अब इसमें लिखेंगे वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव, देख लो यहाँ पे अध्ययन लिख दिया, मैं दिन भर अध्ययन कर करके लद चुका हूँ मैं भी, है ना। क्या लिखेंगे कि वातावरण के परिवर्तनों का, वातावरण के परिवर्तनों का अनुभव करके, के परिवर्तनों का अनुभव करके शरीर को, जैसे वातावरण का परिवर्तन से अनुभव हम लोग क्या करेंगे, जैसे ठंडी आई हम लोगों ने क्या पहन लिया, अपने शरीर में, अपने शरीर को अनुकूलित कर लिया, शरीर में हमने जैकेट पहन लिया, इसके कारण क्या हुआ, ठंडी नहीं लग रही। अब इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या हम जैकेट पहने नहीं, देखिए एक शर्ट सा पहने हैं, है ना, इससे क्या होगा, हमको गर्मी कम लगेगी। तो क्या होगा, शरीर में आने वाला परिवर्तन, शरीर में आने वाला परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है ना। अब ये अनुकूलन क्या होता है बेटा, जैसे कि ठंडी लगी, ठंडी का मौसम आया, कपकपी सी होने लगी बिल्कुल, है ना, होने लगी ना, गर्मी आई बिल्कुल पसीने 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 निकालने लगी, यही होता है अनुकूलन, ठीक है। पहले तो वातावरण के प्रति संवेदित होना, इसके बाद उसका अनुभव करके शरीर उसके प्रति अनुकूल होना, उसको हम लोग बोलते हैं अनुकूलन, ठीक है। तो यहाँ पे समझ में आया संवेदनशीलता और अनुकूलन, ये हुआ सजीवों का विशिष्ट लक्षण, ठीक है। ये हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि वातावरण और अनुकूलन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है, मतलब कि हम वातावरण और अनुकूलन को देख करके हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि ये पक्का सजीव है, ठीक है। अब इसके हम लोग देखेंगे गति, है ना, गति को देख करके। अब जैसे ये हो गया गति, अब गति मतलब मूवमेंट। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग गति करते हैं कि नहीं, है ना। जैसे क्या होता है, जैसे हम लोग गति करते हैं, है ना, यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, वहाँ से यहाँ चले जाते हैं, है ना, तो इस तरह हम लोग बोलते हैं कि हम लोग सजीव हैं इसलिए हम लोग गति कर सकते हैं, और जो लोग सजीव नहीं है वो नहीं गति कर सकते हैं। जैसे आपको पता है जो गति है, क्लाइडोमोनास, आप लोगों ने नाम सुना होगा, क्लाइडोमोनास। ये क्या है बेटा, ये एक समुद्री शैवाल है। क्या है, समुद्री शैवाल है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है, समुद्रों में, और ये गति कर करके चल चल के इस जगह से उस जगह
पहुंच जाती है क्लाइडेमोनास, हरी शैवाल होती है जो कि एक कोशिकीय होती है, मतलब एक प्रकार से जीव होती है। तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, है ना, कि जो गति करता हो उसको हम लोग सजीव बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे, इतना तो आप लोग समझ चुके हैं लिविंग क्या होती है, नॉन लिविंग क्या होती है। तो सबसे पहला आप लोग बताएंगे कोशिका के बारे में, जिसके अंदर कोशिका हो, जीव द्रव्य हो, उसके अंदर भौतिक क्रियाएं चल रही हो, उसको हम लोग बोल देंगे सजीव। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा जीवन चक्र के बारे में, क्या होता है जीवन चक्र क्या होता है। ठीक है, जीवन चक्र क्या होता है कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम लोग जीवन चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु का क्या मतलब होता है, वो यंग होगा, इसके बाद उसकी शादी होगी, बच्चे पैदा करेगा, इसके बाद वो ओल्ड होगा, है ना, बूढ़ा हो जाएगा, फिर वो मर जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन चक्र कहते हैं। मतलब कि एक लड़के का जन्म हो रहा है 2000 में, इसके बाद उसकी जो प्राकृतिक मृत्यु है वो हो रही हो 2075 में। तो ये जो बीच का जो समय है ना, यही होता है जीवन चक्र। ठीक है, जिसके अंदर जीवन चक्र चलता हो, उसका जन्म होता हो, फिर वो बच्चे पैदा करता हो, फिर वो मर जाता हो, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो सजीव का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो ये चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सजीवों के बारे में फुल डिटेल से। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जैव विविधता के बारे में। किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में। तो तहे दिल से बताइएगा ये समझ में आया है कि नहीं। जैव विविधता के बारे में हम लोग आगे पढ़ के फिर चैप्टर हम लोग फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बताइए समझ में आया है कि नहीं, जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए बेटा, यहाँ पे अभी तक आप लोगों ने देखा कि क्लास 11 में जो प्राणी जगत है आपका, जो सजीव जगत है, यहाँ पे आपने सजीवों के बारे में देख लिया, विज्ञान क्या है इसके बारे में देख लिया। अब हम लोग अगला टॉपिक है जैव विविधता। क्या है बेटा? जैव विविधता के बारे में देखेंगे। ठीक है, और अगर ये एक पार्ट में नहीं कंप्लीट होगा सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, अब जैव विविधता क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि पृथ्वी पर ही जो हमारी अर्थ है, अर्थ पर बहुत अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अनेक प्रकार से क्या मतलब है, जैसे मानव हो गया, कछुआ है ना, हो गया आपका, और बहुत ढेर सारे जीव हो गए, गाय भैंस बकरी, बहुत छोटे छोटे भी जीव हो गए ना। तो इनमें क्या होती है, इनमें आपस में विविधता होती है। जैसे केचुआ है, पनीर नहीं खा सकता है, हम लोग खा सकते हैं, है ना। केचुआ के बड़े बड़े पैर नहीं होते हैं, लेकिन हम लोगों के हैं। यही सब होती है विविधता। मतलब कि जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों में पाया जाने वाला विविधता ही जैव विविधता कहलाता है। ठीक है, या तो हम इसको एक प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं, नाम से भी आप डिफिनीशन बना सकते हैं कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता या भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। या तो पृथ्वी पर अनेक जीव पाया जाना, पृथ्वी पर अनेकों जीवों का पाया जाना, पृथ्वी पर अनेकों जीवों का पाया जाना, अनेकों जीवों का पाया जाना ही जैव विविधता कहलाता है। इसको हम या तो ऐसे देख सकते हैं। अब आपको हमने तो कह दिया भैया पृथ्वी पर अनेक जीव पाए जाते हैं। अब उनमें से कोई बताएगा कि कितने जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो जीव हैं, जो पूरी समष्टि में पूरे पृथ्वी पर, वो लगभग पाए जाते हैं 1,70,00,000 के अप्रॉक्सीमेट। कितने बेटा? 1,70,00,000 जीव पाए जाते हैं। ठीक है, सजीव पाए जाते हैं। ठीक है, 1,70,00,000 की प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अब 1,70,00,000 जब पाई जाएंगी तो इनमें से दो भागों में बटेंगी चीज़ें, है ना। दो भागों में किसमें? एक तो होंगे इसमें पादप, एक होंगे जंतु, और भी कुछ छोटे मोटे जीव होंगे, है ना। जैसे कुछ माइक्रोब्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं। तो इनमें से 1,25,00,000 1.25 करोड़ ये पाए जाते हैं जंतु। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 1.25 करोड़, मतलब 1,25,00,000 आपके जंतु पाए जाते हैं। और अगर पादप के लिए पूछ लिया जाए तो लगभग आप बोलेंगे कि 50 लाख पादप पाए जाते हैं। ठीक है, 50 लाख पादप पाए जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर कितने प्रकार के पादप पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पादपों को हम पढ़ते हैं, तो हम बताएंगे कि लगभग 50 लाख पादपों को हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सूक्ष्म जीव भी पाए जाते हैं, है ना।
इनकी कोई है ना लिमिट नहीं, क्योंकि ये सूक्ष्म होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में खोज हुई थी, बाकी अभी ज़्यादा मतलब हो चुकी है कि इतना ज़्यादा हम लोग इसमें नहीं घुसते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी पर 1,70,00,000 जीव पाए जाते हैं, उनमें से कितने पादप और कितने जंतु होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर करेंगे। ठीक है, पूछा जाएगा जैव विविधता क्या है ना, जीवों में पाई जाने वाली विविधता। अब विविधता क्या है कि जैसे हम हैं, हम पे सांप में अंतर ढूंढो। हमारे आंखें बड़ी बड़ी हम देख सकते हैं, सांप की आंखें पता नहीं कहाँ होती, कितनी छोटी होती हैं, है ना, होता है ना ऐसे। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकी एवं वर्गीकरण विज्ञान। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं बेटा? समझ ना आए तो बता देना। ठीक है, वैसे भैया हम लोग तो इतने हैंडसम हैं नहीं कि तुम लोग वो करोगे ना, जो हैंडसम होता है तुम लोग वहीं जाते हो है ना। देखो वर्गीकी क्या है, अब वर्गीकरण क्यों आया? पहले तो आया जैव विविधता। अब जीवों में जब विविधता है तो उनको अलग अलग बांटा जाएगा, उनको अलग अलग वर्गीकरण किया जाएगा। बताइए ना, नहीं पता? जैसे देखिए, जैसे जीवों में जब विविधता हो गई, जैसे आप कभी मेडिकल स्टोर गए हैं ना, वहाँ पे देखे होंगे सारी दवाइयों को अलग अलग रखा जाता है। जो मेडिसिन्स होती हैं उनको अलग अलग रखा जाता है। क्यों अलग अलग रखा जाता है? क्यों? क्योंकि उनमें विविधता होती है, वो सब अलग अलग डिफरेंस प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। इसी तरह जब जीवों में विविधता हो गई तो इनको अलग अलग रखने के लिए क्या किया जाता है? इनका वर्गीकरण किया जाता है या वर्गीकी किया जाता है। तो वर्गीकी का क्या अर्थ होता है कि वर्गीकरण के मतलब कि वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन ही वर्गीकी कहलाता है। क्या होता है? वर्गीकरण में प्रयोग किए जाने वाले है ना, जो वर्गीकरण होता है, वर्गीकरण के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, प्रयोग किए जाने वाले सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन। सिद्धांत दिख रहा होगा ना आपको, सिद्धांतों एवं विधियों का अध्ययन ही वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, वर्गीकी। अब इसके बाद वर्गीकी समझ गए कि जो वर्गीकरण में जो सिद्धांत होते हैं, जो विधियां होती हैं, उनका अध्ययन ही वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, किसमें सिद्धांत और विधियों का अध्ययन होता है? वर्गीकरण में। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण क्या होता है कि जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को वर्गीकी कहते हैं। नहीं, वर्गीकरण में है ना। जो अब देखिए वर्गी क्या होता है कि जीवों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को ही वर्गीकी कहते हैं। ठीक है ना। वर्गीकी देख लेते हैं। आपको वर्गीकरण क्या होता है कि जीवों की पहचान। अब वर्गीकरण क्या होगा बेटा? जब जीव कोई मिलेगा तो उसकी पहचान होगी। क्या होगा? जीवों की पहचान, नामकरण करना ही, किसी भी जीव का पहचान, नामकरण, सही नामकरण करना ही आपका वर्गीकरण विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो आप यही लिखेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये जो इतना टॉपिक्स मैंने भी पढ़ाया तो इसको आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। एक वर्ड आता है सिस्टेमिक्स। ठीक है, इसी मतलब कि आपके सजीव जगत में है सिस्टेमिक्स वर्ड आता है। हाँ, लिखे दे रहा हूँ बेटा। ये बोरिंग चैप्टर है। ठीक है, पढ़ाने में भी मज़ा नहीं आता और पढ़ने में भी। सिस्टेमिक्स, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको ओवरलोड नहीं दूंगा, ज़्यादा बहुत फुल एक्सप्लेन से नहीं पढ़ाऊंगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ा के जितना भी आपके एग्जाम में आता है उतना ही पढ़ाऊंगा। इसके बाद सीधे आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और बाकी चैप्टर हम लोग फुल डिटेल पढ़ेंगे। सिस्टेमिक्स क्या होता है कि सिस्टेमिक वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सिस्टेमा। सिस्टेमा का मतलब होता है जीवों की नियमित व्यवस्था। ठीक है, अब नियमित व्यवस्था का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो जीव जंतु रहते हैं पृथ्वी पर उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर उनकी जीवों की नियमित व्यवस्थाएं इस पृथ्वी पर ना हो तो यहाँ पे क्या होगा कि वो जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा पृथ्वी पर, यानी कि वो मर जाएगा। ठीक है, तो सिस्टेमिक का अर्थ यही होता है कि जीवों की नियमित व्यवस्था। जो सिस्टेमिक शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम लिनियस ने किया था। ठीक है, और लिनियस ने कब किस मतलब कैसे किया था? लिनियस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरा, नहीं सिस्टेमा नेचर। हाँ,
सिस्टेमा नेचर, ठीक है। लीनियस की एक पुस्तक थी सिस्टेमा नेचर, उसी में से इस शब्द सिस्टेमिक्स को उन्होंने लिया और उन्होंने प्राणी जगत में, सजीव जगत में इस चीज़ को रखा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकरण का मौलिक सिद्धांत, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए बेटा, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। ये पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना, 11th में आपके, कि वर्गीकरण के मौलिक सिद्धांत बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो पहचान होती है, इसके बाद नामकरण होता है। सबसे पहले कोई जीव होगा, कोई जंतु होगा, कोई पादप होगा, तो सबसे पहले हम उसकी क्या करेंगे, पहचान करेंगे ना, तभी तो उसका नामकरण करेंगे। बताइए, सबसे पहले आपको कोई बच्चा अगर कहीं पे मिलता है, खोया हुआ बच्चा, तो आप सबसे पहले उसका क्या पूछेंगे, उसके मम्मी का नाम पूछेंगे, पापा का नाम पूछेंगे, गांव का नाम पूछेंगे, है ना, तभी तो आप उसकी पहचान करेंगे। ऐसे तो करेंगे नहीं, भैया तू अपना नाम बता दे, हम तेरा गाँव का नाम बता देंगे, ऐसे होता नहीं ना। तो इधर भी ऐसे भी होता है, सबसे पहले पहचान किया जाता है, उसके बाद नामकरण किया जाता है। पहचान में क्या होता है कि जीव के लक्षणिक गुणों का सही क्रम, मतलब कि जो जीव का लक्षण है, जीव के बाहरी लक्षण को, आंतरिक लक्षण को देख करके, आंतरिक लक्षणों के सही क्रम का वर्णन करके सही रूप में वर्गीकृत करना, जीवों का नामकरण तभी संभव होता है। कि जीवों के जो लक्षण होते हैं, जीवों के जो लाक्षणिक गुण होते हैं, उनका सही वर्णन करना, उसके बाद उनका सही नामकरण करना तभी संभव होता है। जब तक हम लक्षण को सही से नहीं पकड़ पाएंगे, लक्षण को सही तरीके से नहीं पकड़ेंगे, तब तक उनका नामकरण संभव नहीं होगा। जैसे डॉक्टर, अगर आपका जो बीमारी है वो सही से नहीं पकड़ पाएगा डॉक्टर, तो आपका इलाज करना उसके पास संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है, संभव नहीं हो पाएगा उसका इलाज, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, आपकी बीमारी को पकड़ेगा। इसके बाद क्या होता है, नामकरण होता है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, पहचान। अब नामकरण को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, ठीक है। IUPAC में भी आप लोगों ने सुना होगा नॉमेनक्लेचर होता है, UPSC नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इधर भी नॉमेनक्लेचर होता है, नामकरण। तो क्या होता है, किसी जीव के खोज के बाद, जब उसकी खोज हो गई, सपोज दैट मानव है, मानव की खोज हो गई, ये मैं मानव हूँ, ठीक है। खोज के बाद वर्गीकी में उसका स्थान निर्धारित करके, अब खोज हो गई, खोज होने के बाद उसको वर्गीकी में रखा जाएगा, वर्गीकरण विज्ञान में रखा जाएगा, तो वर्गीकी में उसका एक अलग स्थान होगा। उसी स्थान पर उसको निर्धारित करके उसका एक निश्चित नाम देना ही नामकरण कहलाता है। किसी जीव की पहले खोज होगी, फिर उसको वर्गीकी में रखा जाएगा, फिर उसका एक निश्चित नाम कर दिया जाएगा, निश्चित नाम दे दिया जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं नामकरण या तो नॉमेनक्लेचर। हम लोग अभी नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे आगे बिल्कुल फुल डिटेल से, ठीक है। जैसे हो गया, जैसे पौधे का जो नामकरण होता है, सपोज दैट ये एक आपका पौधा है, अरे तो मनुष्य जैसे बन गया, ये समझिए पौधा है, ठीक है। मानने में क्या जाता है ना, मैथ वाले इतना मानते हैं तो हम इतना नहीं मान सकते, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। पौधे का नामकरण क्या होता है, जैसे वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली, जो पौधे का नामकरण होता है वो होता है वनस्पति नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से, ठीक है। जैसे ये ICBN, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इसके अंतर्गत हमने इस पौधे का नाम रख दिया आम, तो इसको पूरी दुनिया में आम के नाम से ही जाना जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रणाली है, ठीक है। हमने इसको बोल दिया मैंगो है ये, तो पूरी दुनिया इसे मैंगो के नाम से ही जानेगी, पूरी दुनिया, ठीक है। इसीलिए आम है, सेब है, अमरूद है, इनका एक बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है, मतलब वो वनस्पति इनका नाम होता है एक, ठीक है, इस तरह। तो अब हम लोग इतना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे द्विनाम पद्धति के बारे में, बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर के बारे में। तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा मन भी सही नहीं है, आज अब बस यहीं तक मतलब करते हैं, इसके बाद आने वाले नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पूरा इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरा चैप्टर, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, लेकिन अगला पार्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसमें आपको द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति, नामों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, और उसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।